काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिक्स्थ लेक्चर में मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आर्टिकल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ये जरूर बोलेंगे कि इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक क्विक रिवीजन करते हुए इस वीडियो क्लिप के थ्रू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेरिवेशन को ड्राइव करें। इस वीडियो से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गैस को कंटेनर के अंदर अनक्लोज्ड किया हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, गैस के सभी मॉलिक्यूल का साइज एक जैसा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि सभी मॉलिक्यूल सिमिलर हैं। नंबर 3, गैस के मॉलिक्यूल स्टैटिक ना होकर हमें मोशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल इस वीडियो के अंदर इधर उधर मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4, गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर इलास्टिक स्फीयर जैसा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने के बाद इन मॉलिक्यूल की शेप साइज में हमें कोई भी चेंज आता दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 5 ऑब्जर्वेशन, गैस के मॉलिक्यूल हमें सभी डायरेक्शन में सभी वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ और कंटेनर की वॉल के साथ जो ये कोलिजन कर रहे हैं वो सभी कोलिजन इलास्टिक हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि इन मॉलिक्यूल की एनर्जी और मोमेंटम नंबर्स के अंदर, यानी कि मैग्नीट्यूड में, जो कोलिजन से पहले है वही एनर्जी और मोमेंटम इन मॉलिक्यूल की कोलिजन के बाद है। चलिए अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा दिए गए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेरिवेशन को ड्राइव करें। इससे पहले हमें प्यारे बच्चों इस लॉ का क्या एम है, इस लॉ से हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर ये पता हो तो इस डेरिवेशन को हम इजीली ड्राइव कर लेंगे और ड्राइव करने में हमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस डेरिवेशन का क्या एम है, क्या हम निकालना चाहते हैं, ये मैं आपको 5 से 7 मिनट के बाद बताऊंगा। तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, इससे पहले नहीं समझ में आने वाली। तो चलिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था उसकी डेरिवेशन को ड्राइव करें। और वो डेरिवेशन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने निकाली थी वो 3 अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी। अगर वो तीनों अजम्पशंस हमें समझ में आ गई तो इस डेरिवेशन को हम इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम इन तीनों अजम्पशंस को एक एक करके समझें। तो जो फर्स्ट अजम्पशन है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा ये कहना क्या चाहती है, पहले मैं समझाता हूं। तो देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या माना। उन्होंने ये माना कि जो गैस है और जिस गैस को वो जिस कंटेनर के अंदर अनक्लोज्ड कर रहे हैं उस कंटेनर की कोई ना कोई वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले इस कंटेनर की वॉल्यूम को क्या किया प्यारे बच्चों, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने ये पहला एलिमेंट बनाया। ऐसे दूसरा एलिमेंट मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि क्लियर पिक्चर हमें दिखाई दे। ये मेरे पास दूसरा एलिमेंट बन गया। ऐसा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वॉल्यूम के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लूंगा।
ये मेरे पास थर्ड एलिमेंट बन गया। ऐसे मैं इसके ऊपर भी बना लूंगा प्यारे बच्चों, ऐसे मैं ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास इस एलिमेंट के ऊपर एक एलिमेंट बन गया, ऐसे ही इसके नीचे बना दूंगा मैं। और मैं ऐसे एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करता चलूंगा तो मेरे पास ये एक कंप्लीट वॉल्यूम बन जाएगी जो कंटेनर की होगी। यानी कि इस कंटेनर की वॉल्यूम के अंदर क्या हमने किया, इन सारी वॉल्यूम को स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद वो क्या मान के चले, हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए मैं समझाऊं। ये जैसे मेरे पास कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है और इस गैस के कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, आपने अभी क्लिप के अंदर देखा था। तो ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन प्रोसेस जब हो रहा है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या मान के चले हैं, जितने मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने के उतने मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से लीव आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। उतने के उतने मॉलिक्यूल क्या कर गए, निकल गए बाहर। तो इसके अंदर, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस गैस के कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा हो। यानी कि इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या इतनी ज्यादा है कि जब वो कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन प्रोसेस जब होता है तो मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर एंटर करते हैं, उतने के उतने हम ये मान लें कि उतने के उतने निकल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या इतनी ज्यादा है। तो उन्होंने ये मान लिया कि हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कोलिजन प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या चेंज नहीं हो रही, वो क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि वो कोलिजन प्रोसेस से क्या नहीं होती, अफेक्टेड नहीं होती, वो रिमेन क्या रहती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या अनअफेक्टेड रहती है कोलिजन प्रोसेस से। तो उनकी फर्स्ट अजम्पशन क्या थी, इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोसेस। आपको पेपर के अंदर क्या लिखना है, अब मैं बताता हूं। आपको क्या लिखना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेस्ड अपॉन 3 assumptions। फर्स्ट, the density of a gas remain unaffected during the collision of molecule, जो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए सेकंड अजम्पशन की बात करते हैं, जिस अजम्पशन के ऊपर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव किया गया है। उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, द वेलोसिटी along the 3 perpendicular coordinate axes are independent of each other। ये अजम्पशन हमें क्या बताना चाह रही है, चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस में है, मोशन के अंदर हैं, और वो किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर तो होंगे। सपोज करो मैं एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, ये एक कोई मॉलिक्यूल है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, ए का नाम दे रहा हूं, जिस पोजीशन पे है। इस पोजीशन के ऊपर इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, मैं मान के चल रहा हूं कितनी है, इसकी वेलोसिटी c है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, c है। अब
इस मॉलिक्यूल के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलिजन करता है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस मॉलिक्यूल के जाने की संभावना किधर है, तो आप क्या कहेंगे, ये x में भी जा सकता है कोलिजन के बाद, ये y में भी जा सकता है, ये z में भी जा सकता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक x कंपोनेंट हो सकता है इस वेलोसिटी का, एक y कंपोनेंट हो सकता है इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का, एक z कंपोनेंट हो सकता है इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का। यानी कि इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे। नंबर 1 x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं u से, यानी u क्या चीज है, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। एंड जो इसका y कंपोनेंट होगा मैं उसको डिनोट कर रहा हूं v से, यानी कि v क्या हो गया, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एंड जो इस मॉलिक्यूल की z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूं, w से। यानी कि z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल b कितना है हमारा, w है। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या माना गया, जो ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो किस पर डिपेंड नहीं करने वाला, ना तो वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड ना ही z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z के। सिमिलरली क्या होगा, जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होगा x कंपोनेंट और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के। सिमिलरली जो z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस मॉलिक्यूल का है वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इस मॉलिक्यूल की। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल की जो ये वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे ये आपस में डिपेंड नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे। यानी कि ये कैसा बिहेव करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह बिहेव करने वाले हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो एक दूसरे की आउटकम को अफेक्ट नहीं करने वाले स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड अजम्पशन थी इस डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हो। चलिए बात करें थर्ड अजम्पशन की, जिस अजम्पशन पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन होने वाली है। चलिए इस अजम्पशन को समझें। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग probability that any molecule selected at random has velocity lying between certain limit is purely a function of the velocity and of the limit considered। ये assumption क्या कहना चाहती है, इसके मीनिंग को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया और वो एग्जाम्पल मैं एक क्लास का ले रहा हूं। उस क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 60 और ये जो 60 स्टूडेंट हैं इनका वेट अलग अलग है। इस क्लास में जो सबसे लोवेस्ट वेट का बच्चा है उसका वेट है 40 kg और जो हाईएस्ट वेट का जो बच्चा है उसका वेट है 100 kg। तो सबसे पहले हमें इस क्लास के बच्चों की वेट की क्या मिल गई, एक रेंज मिल गई। वो रेंज कितनी है, 40 से लेकर 100 kg के बीच में बच्चे हैं। अब मैं आपकी क्लास में एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि 50 से लेकर 55 kg के कितने बच्चे हैं। इसका मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, इस
के बीच में कितने बच्चे हैं वो सबसे पहले हाथ खड़े करो। तो मैंने उन बच्चों का हाथ काउंट कर लिया, तो मेरे को ये पता चल गया कि आपकी क्लास में इस रेंज के अंदर कितने बच्चे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या काउंट करना चाहता हूं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टू बी देयर, मतलब कितने नंबर ऑफ बच्चे होंगे जिनका वेट इसके बीच में लाई करता है। और यही इस डिस्ट्रीब्यूशन का एम बनने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बच्चे को आपकी क्लास में से रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, और मैं आपको पहले बता देता हूं, जिस बच्चे को मैं रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं उसका वेट सपोज करो 56 केजी है। अब इस बच्चे का जो ये 56 केजी वेट है इस इंटरवल में कब लाई कर सकता है। इस इंटरवल में तभी लाई कर सकता है, कब लाई करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक समझा दूं, तो जो ये रेंज आई है आपकी क्लास की, इस क्लास की रेंज को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरवल में डिवाइड कर लेना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैंने एक कितना रेंज का इंटरवल बना लिया, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, यानी कि इस रेंज में जितने बच्चे आए उनकी संख्या लिख ली, इस रेंज में जो बच्चे आए उसकी संख्या लिख ली, इस वेट के बीच में जो बच्चे आए उनकी संख्या लिख ली। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपकी क्लास में से एक बच्चा रैंडमली पिक किया है और उस बच्चे का वेट 56 केजी है। मैं ये भी बता देता हूं, अब इस 56 केजी के वेट वाला बच्चा इस इंटरवल में कब आ सकता है। इसमें वो तभी आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर वन तो क्या, अगर मैं इस इंटरवल का जो ये बीच का रेंज है इसको बढ़ा दूं, यानी कि जो ये 5-5 का गैप है इस गैप को बढ़ाकर मैं क्या कर दूं, 6 का कर दूं। जैसे मैंने यहां पर पहले कितने का लिया था, 42, 45, अब मैं कितना ले लूं, 42, 46। मैंने क्या बढ़ा दिया, बीच का एक रेंज बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, पहले 5 की थी इंटरवल की, अब मैंने कितनी कर दी, 6 की कर दी। तो यानी कि इसकी कितनी हो गई, ये जो पहले 45 से 50 थी अब वो 46 से 52 होगी। अब पहले तो मेरा ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था, अब कौन सा बन गया, अब ये वाला बन गया, अब ये वाला बन जाएगा। तो यानी कि इस बच्चे का इस इंटरवल में आना दो तरीके से डिपेंड करता है। नंबर वन तो मैं इस इंटरवल की रेंज को बढ़ा दूं, तो आप समझ चुके होंगे इस बच्चे की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आने की नंबर वन डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इस इंटरवल की रेंज के ऊपर। नंबर टू, अगर मैं इंटरवल इतना ही रखना चाहता हूं, यानी कि जैसे मैंने इधर रखा इंटरवल, बीच का डिस्टेंस मैंने कितना रखा, 41 to 46, 5 का ही रखा, तो मैंने क्या किया, इसको इसमें लाने के लिए मैंने जो ये स्टार्टिंग वैल्यू थी ये बढ़ा दी, इसको क्या कर दिया, जो पहले 40 था तो अब मैंने 41 से 46 किया, ये कितना बन गया, 46 से 51, 51 से 56, इंटरवल की रेंज 5 ही है, यहाँ पे रेंज 5 ही है, यहाँ पे रेंज 6 है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब रेंज को नहीं बढ़ा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके स्टार्टिंग की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू बढ़ाई तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ये वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन इंटरवल की वैल्यू तो वही कांस्टेंट है। और इस वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ये वैल्यू भी बढ़ेगी और ये वैल्यू भी बढ़ेगी। इन वैल्यूज को कौन बढ़ा सकता है, इन वैल्यूज को केवल फंक्शन ही बढ़ा सकता है। समझने की कोशिश करना, यानी कि रेंज को फंक्शन नहीं बढ़ाएगा, इस वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू को कौन बढ़ाएगा, फंक्शन बढ़ाएगा। तो यानी कि
इस बच्चे की जो 56 केजी का जो बच्चा है वो इस इंटरवल में आना चाहता है, तो इसका इसके अंदर आना दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 1 किसके ऊपर? इस इंटरवल की रेंज के ऊपर। नंबर 2 इस इंटरवल के स्टार्टिंग वैल्यू के ऊपर। जो इस इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यू, या तो ये स्टार्टिंग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा क्या होगी? ये फंक्शन होगी किसका? अगर वेट है तो वेट का, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का। ठीक है, यानी कि इस 56 केजी के वेट वाले बच्चे का इस इंटरवल के अंदर आना डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। तो इस बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बच्चे की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आने की दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 रेंज ऑफ द इंटरवल एंड नंबर 2 स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द इंटरवल। और स्टार्टिंग वैल्यू जो इंटरवल की है वो क्या है? फंक्शन है किसका? जो इंटरवल जिस भी चीज का है उसकी। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसको जब इंप्लीमेंट करने लगा तो मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिया था सबसे पहले, आपको याद है तो। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी मान के चला था? इस पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट ए था, इस पॉइंट के ऊपर इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी थी? c वेलोसिटी थी। और इस c वेलोसिटी जो इस मॉलिक्यूल की थी, मैंने क्या कहा था? इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे। एक x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक y कंपोनेंट होगा, एक z कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट में इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होगी वो क्या मान के चले थे? हम u मान के चले थे। जो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा उसको मैं v मान के चला था। z कंपोनेंट क्या मान के चला था? मैं w मान के चला था। ठीक है, अब मैं थोड़ी थोड़ी क्या कोलिजन हुआ तो मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल की जो ये वेलोसिटी u थी तो मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दी। ये मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, यहां पर ये मैंने थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा दी। यानी जो पहले u थी ना, वो उस u को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और जो v थी उसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, रेंज बढ़ा दी। तो यानी कि मैंने देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि जो वेलोसिटी मैंने u थी ना यहाँ पर, वो u यहां तक बढ़ा दी। यहां तक कितनी हो गई? u प्लस du हो गई। यानी कि थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन मैं दिखा बहुत ज्यादा रहा हूं। तो जो y में जो v थी ना, ये v थी, देखो मेरे पास, अभी मैं बता देता हूं। तो एक ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट बन जाएगा। तो ये y में जो यहाँ पर v थी ना, उसको मैंने यहां तक बढ़ा दिया। तो ये कितनी बढ़ा दी? ये मैंने dv बढ़ा दी। तो यानी कि x में कितनी बढ़ा दी? ये मैंने du बढ़ा दी। और z में मैंने कितनी बढ़ा दी? dw बढ़ा दी। तो y में कितनी बढ़ी है? जो v थी, यहां से v थी, v वो कितनी बढ़ गई? v प्लस dv हो गई। और जो z में थी पहले, w थी वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो कितना हो गया? अब w प्लस dw हो गया। तो ऐसा करने से क्या बन गया? एक ये वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट को अगर मैं अब इस पॉइंट को लूं तो ये देखिए क्या बन गया यहां से। अब आपको इसको मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलाना पड़ेगा यहां से, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली मिलाना है इसको। तो ये जो क्या होगा, ये कितनी वेलोसिटी होगी? ये c प्लस dc होगी। यानी कि c से आगे थोड़ी सी बढ़ गई, यही तो बात हुई है ये। ठीक है, तो यानी कि dc क्या चीज है? ये dc मेरे पास ये वाली चीज है, ये dc है। ठीक है, ये dc है मेरे पास, ये dc है। यहाँ ये c, ये dc, तो यहां से ये क्या हो गई मेरे पास? c प्लस dc हो गई। तो मैंने क्या कहा है, जब मैंने थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी रेंज को बढ़ाया तो मेरे पास क्या बन गया? एक वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जिसकी वॉल्यूम कितनी है? du, dv, dw,
इसके अंदर सबसे पहले कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी वेलोसिटी किस रेंज में लाई करेगी, u से लेकर u प्लस डी यू, v से लेकर v प्लस डी वी एंड w से लेकर w प्लस डी डब्ल्यू। अब मेरा एम तो समझ गए होंगे इस आर्टिकल का। एम क्या है हमारा, आवर एम इज टू बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल विद इन दैट वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग वॉल्यूम du, dv, dw एंड हुज वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u से लेकर u प्लस du, v से लेकर v प्लस dv एंड w से लेकर w प्लस dw। इस चीज को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक कोई भी एक वॉल्यूम, इस वॉल्यूम एलिमेंट से या इस वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के अंदर से एक मॉलिक्यूल को रैंडमली पिक किया, यानी कि इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर से मैंने कोई भी एक, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल ले लूं या ये वाला मॉलिक्यूल ले लूं या ये वाला मॉलिक्यूल, रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया, चूज किया मैंने एक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी किस में आ सकती है, u से लेकर u प्लस डी यू में भी हो सकती है, v से लेकर v प्लस डी वी में भी हो सकती है, w से लेकर w प्लस डी डब्ल्यू में भी हो सकती है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर से एक मॉलिक्यूल को रैंडमली सिलेक्ट किया, जिस मॉलिक्यूल को मैंने इस वॉल्यूम एलिमेंट में से रैंडमली सिलेक्ट किया है प्यारे बच्चों, उसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u एंड u प्लस डी यू, दो ही तो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। नंबर 1, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, कौन सी वेलोसिटी रेंज के अंदर, u टू u प्लस डी यू। तो इस मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस इंटरवल की रेंज के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू के ऊपर। नंबर 2 किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द इंटरवल u, जो क्या होगा, फंक्शन होगा u का। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या बन गई, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f ऑफ u इंटू डी यू। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं हटा दूं तो क्या बन गया, कोई कांस्टेंट डाल देंगे, f ऑफ u इंटू डी यू। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो हमारे पास क्या बन गया, p इज इक्वल टू एफ ऑफ यू डी यू। और ये क्या बना है, ये मैंने क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल विद इट्स x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u एंड u प्लस डी यू इज, यही तो है वो। यानी कि अब मैं ये चीज आपको थर्ड अजम्पशन के द्वारा समझा दिया है। तो सिमिलरली देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अब ये वही चीज लिखा हुआ है, स्टेप वाइज लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है। जो इस एक्सप्रेशन को अगर हमें ड्राइव करना है तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट अजम्पशन के अकॉर्डिंग, एक लेट अस कंसीडर गिवन मास ऑफ ए गैस हैविंग n मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हर एक हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना है, उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या माना है, सेकंड अजम्पशन के अकॉर्डिंग लेट्स सी बी द वेलोसिटी, ये मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी क्या थी, c थी। इस वेलोसिटी के यहां पर 3 कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट में होगा, एक y में होगा, एक z में होगा। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे। लेट्स सी बी द वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल हैविंग इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग x y z एक्सिस b u v w। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये थर्ड अजम्पशन आपको समझा दी है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट में से रैंडमली सिलेक्ट करूंगा
उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, अगर वो एक्स कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन मॉलिक्यूल विद इट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लाइंग बिटवीन, तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज होगा, इससे आगे आपको लिखना है, इससे आगे आपको क्या लिखना है, चलिए मैं आपको लिख कर बताता हूं। सिमिलरली the probability of a molecule having y component of velocity lying between v and v plus dv रेंज b कितनी कैलकुलेट कर लेंगे प्यारे बच्चों, fv dv। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे the probability of a molecule having z component of velocity lying between w and w plus dw कितनी कैलकुलेट होके आएगी, fw dw। अब प्यारे बच्चों ये तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी के जो कि u v w क्या है, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैक्सवेल ने क्या माना था, मैक्सवेल ने ये माना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट विल नॉट डिपेंड अपॉन द अदर कंपोनेंट, मींस एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये अजम्पशन हमें क्या कह रही थी, जो ये एफ यू है वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट बन गया v एंड w के। ऐसे ही अगर मैं यहां पर एफ वी को लूं तो एफ वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके हो जाएगा, u एंड w के। सिमिलरली एफ डब्ल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ u एंड v, यहां पर चेंजिंग आ जाएंगे। तो अब बात आ गई, जो ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, क्या इनको मैं कंबाइन करके एक के द्वारा शो कर सकता हूं, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी है, सिमिलरली मॉलिक्यूल के y कंपोनेंट की वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही मॉलिक्यूल की z कंपोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को मैं एक प्रोबेबिलिटी के द्वारा शो कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। जब हमने स्टैटिस्टिक के अंदर थ्योरम को सर्च किया तो हमें एक थ्योरम मिली, जो थ्योरम इन तीनों प्रोबेबिलिटी को कंबाइंड करके एक प्रोबेबिलिटी से शो कर रही थी। यानी कि अगर एक प्रोबेबिलिटी हैपन कर रही है तो दूसरे का अफेक्ट नेग्लिजिबल बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा है। अगर जीरो बन गया तो उस रेंज के अंदर मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं। या सिमिलरली ऐसे दूसरे इवेंट का अगर अफेक्ट आ रहा है तो पहले और तीसरे वाले का अफेक्ट क्या बन जाएगा, नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी मिली, वो थ्योरम मिली हमें, और उस थ्योरम ने हमें क्या बताया, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर ए कंपोजिट इवेंट। और ये हमें क्या स्टेटमेंट देती है प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। सम नहीं आएगा, सम आता है तो देखो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सम के आता है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा एफ यू डी यू प्लस एफ वी डी वी प्लस एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये लिखना पड़ेगा ना। और अगर ये हैपन कर रहा है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जीरो करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी y में और z में मैं जीरो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी संभावनाएं हैं z में भी और y में भी जाने की। अगर ये इसमें है हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए मैं ये सम नहीं कर सकता। यहां पर ये याद रखना कि मैं क्या करूंगा, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये चीज कभी नहीं होगी। अगर ये अकर करता है तो इनका अफेक्ट
जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल है। अगर ये अकर करता है तो इन दोनों का अफेक्ट बहुत ही बहुत कम है, अगर ये अकर करता है तो इन दोनों का अफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंपोजिट प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी आ गई किसके अंदर, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, किस रेंज के अंदर, u से लेकर u प्लस डी यू यानी कि इस du के अंदर, v से लेकर v प्लस dv यानी इस dv रेंज के अंदर, w से लेकर w प्लस dw इस dw रेंज के अंदर। यानी कि मॉलिक्यूल के पाए जाने की संभावनाएं इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, जिसकी वॉल्यूम कितनी है, du, dv, dw, हैविंग वेलोसिटी रेंज क्या है, ये हैं, इसमें पाए जाने की संभावनाएं एक मॉलिक्यूल की ये आ गई। अब मैं सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, इस रेंज के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर कितने ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक थोड़ी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, 50 से 55 के बीच में कितने बच्चे हो सकते हैं। तो इस वेलोसिटी रेंज के अंदर मैंने पहले एक को कैलकुलेट कर लिया ना, अब मैं ये प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा कि इसके अंदर, इस छोटी सी रेंज के अंदर du, dv, dw, यानी कि यहां से मैंने थोड़ी सी ही तो रेंज बढ़ाई है, थोड़ी सी ही तो रेंज बढ़ाई है, इस थोड़ी सी रेंज के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें पता है हैपनिंग ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब हैपन क्या हो रहे हैं, हैपन वो मॉलिक्यूल हो रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन इन दिस वेलोसिटी रेंज, इन दिस वेलोसिटी रेंज, इन दिस वेलोसिटी रेंज, इन इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, dn माना मैंने, dn be the number of a molecule within that volume element having velocity lying between u and u plus du, v and v plus dv, w to w plus dw range। तो ये dn क्या बन गया मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u to u plus du, v to v plus dv एंड w to w plus dw। किसमें से, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n है। ठीक है, यानी कि मैं निकालना क्या चाहता हूं, ये dn निकालना चाहता हूं, यही तो मेरा एम है इस आर्टिकल का। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस dn की वैल्यू को निकाला, इस लेफ्ट हैंड साइड में रखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो dn क्या बन गया, n fu fu fv fw, इसके बाद मैंने du ले लिया, इसके बाद मैंने dv लिया एंड dw ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u to u plus du, v to v plus dv and w to w plus dw within the volume element having volume du, dv, dw। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों किसके अंदर हैं, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, छोटी सी ही तो वेलोसिटी रेंज ली है मैंने, कोई बहुत बड़ी तो ली नहीं रही। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उन सब मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, c है। बिल्कुल है, क्योंकि ये जितने भी इस छोटी सी वेलोसिटी रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल की अगर मैंने वेलोसिटी c मानी थी यहां पर, तो ये छोटी सी रेंज बढ़ाई है, लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ये छोटी सी रेंज है। इस छोटी सी रेंज के अंदर जो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, dn मॉलिक्यूल हैं, इन सब की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, c है।
हमने भी यही लिखा था, मॉलिक्यूल हैविंग रिजल्टेंट वेलोसिटी c, और इस c की वैल्यू क्या बनेगी, हम कंपोनेंट की फॉर्म में इस रिजल्टेंट को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इस वेलोसिटी के, यानी कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ये dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा ना, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी c, किस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जिसकी वॉल्यूम कितनी है, du dv dw। यानी कि अब मैं इसको किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं, रिजल्टेंट की फॉर्म में। ये मेरे पास किसकी फॉर्म में था, कंपोनेंट की फॉर्म में। ये बात समझने की है यहां पर। अगर मैंने इन सब मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट वेलोसिटी c कहा है, तो मैं अब क्या लिखना चाह रहा हूं, इस c वेलोसिटी के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, जिसकी वॉल्यूम कितनी है, du dv dw। dc नहीं, dc का मीनिंग मैं समझाऊंगा। मैं dc नहीं लिख सकता, dc इज इक्वल टू ये नहीं लिख सकता, du dv dw ये नहीं लिख सकता, यहां पर ये नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, मैं इसको स्पीड वाले आर्टिकल में समझाऊंगा। यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड बन जाएगा, वहां पर ये समझाऊंगा क्यों नहीं लिख सकता। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस वेलोसिटी के इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, तो उसको हमने क्या लिख दिया, ये जो fu du fu fv fw था, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये अलग अलग थे कंपोनेंट, अब मैंने किसको लिख दिया, रिजल्टेंट। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया ना, fc, यानी कि fc इंटू इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर du dv dw, यानी कि ये कंपोनेंट की फॉर्म में है, ये रिजल्टेंट की, ये सारे मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जिसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी c। अब वो सारे मॉलिक्यूल की संख्या कितनी, जिसकी वेलोसिटी c है और इस वॉल्यूम के अंदर है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, du dv dw है, वो कितने, वो इतने। तो यानी कि ये रिजल्टेंट की फॉर्म में, ये कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ये fc जो ये है ना, ये fc भी, तो ये fc क्या चीज हो गया, fc इज ए फंक्शन, और फंक्शन किसका है, c का है। यानी कि ये यहां पर ये fu जो था वो u का था, ये fv जो था ये v का फंक्शन था, fw जो था ये w का फंक्शन था। तो यहां पर ये जो fc है ये किसका फंक्शन हो गया, c का फंक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली, जो ये जो c है ये जो एंगल बनाएगी किसके साथ, u के साथ, v के साथ या w के साथ, यानी कि जो ये c एंगल बनाएगी किसके साथ, x y और z के साथ। यानी कि fc की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी इंक्लिनेशन ऑफ c विद द गिवन एक्सिस, इन एक्सिस के साथ। ये c x एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, ये c y एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, ये c z एक्सिस के साथ किस एंगल के ऊपर है। लेकिन वेलोसिटी की जगह जब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तब यही वैल्यू इन एंगल के ऊपर मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, तभी मैं एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैं ये चीज वहां पर समझाऊंगा आपको। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर क्या कह रहा है, जो ये फंक्शन fc की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली, वो डिपेंड नहीं करेगी इंक्लिनेशन, ये जो c है वो इन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला। तो यहां पर प्यारे बच्चों इसका मतलब ये fc भी तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। fc भी तो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली इक्वल टू इसी के बराबर तो है। ये कंपोनेंट की फॉर्म में है, ये रिजल्टेंट की फॉर्म में है तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स की डीएन की ही तो है। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसके बराबर लिख दिया, ये इसको हमने बिल्कुल इसको इसके बराबर लिख दिया। तो यहां से प्यारे बच्चों देखिए ये क्या चीज था, ये एफसीबी तो एक फंक्शन था ना, पूरा का पूरा ये फंक्शन था। यहां से देखिए ये तो चीजें बराबर हैं, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो यहां से ये एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। यहां से ये क्या आ गया एन एफ सी, यहां से ये एन एफ सी आ गया। तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन ही तो है सी का। तो इसको मैं एक दूसरा फंक्शन मान लू फाई, क्योंकि मेरे को ये शो बुक ऐसा शो कर रही है। अगर नहीं भी लेंगे तो हम इससे ही शो कर देंगे। यहां पर ये इसको अगर मैं एफ सी स्क्वेयर ले लूं तो यहां पर ये जो सी की वैल्यू पुट करेंगे यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर, क्योंकि सी स्क्वेयर की वैल्यू यही है। लेकिन बुक इसको एफ सी ले रही है, फिर इसको क्या मान रही है एन फाई यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर, और यहां पर लिख दिया वेयर फाई इज ए सम अदर फंक्शन। यानी कि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेना चाहते हैं ले लेंगे। बुक ऐसा लिख रही है तो हमने भी लिख दिया। इस फंक्शन की जगह हमने ये दूसरा फंक्शन लिख दिया। इस सी स्क्वेयर की वैल्यू जो है यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर में इसकी ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी, इसके बराबर बनेगी। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया, इट इज क्लियर दैट। तो मैं जो बताना चाह रहा था ये वैल्यू किसके बराबर बन गई, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर बन गई जो हमने ये लिखा है। यानी कि ये इसको मैं किसके बराबर भी लिख सकता हूं, एन फाई सी स्क्वेयर, ये है एन फाई सी स्क्वेयर एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस। लास्ट सेक्शन में प्यारे बच्चों हम यहां तक कैलकुलेट कर चुके थे फाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर हमने यहां पर पुट की तो फाई इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर। इसकी वैल्यू कितनी बन गई थी, एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी एफ ऑफ डब्ल्यू। यहां से एन को हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी के लिए। यानी कि मैं क्या दे रहा हूं, एक कंडीशन दे रहा हूं, इस वैल्यू को सोल्व करना है क्योंकि इन सब मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, सी है। तो हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है और वो कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी के लिए। यानी कि ये कोई फंक्शन है और जब मैं फंक्शन को फिक्स्ड वैल्यू के लिए सोल्व करता हूं, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और इसको मैं सोल्व करूं किसी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी के लिए, मान लो 2 के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये क्या आई, 4 कांस्टेंट आई है। यानी कि जब मैं इस इक्वेशन को कांस्टेंट वैल्यू सी के लिए सोल्व करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। इसको सोल्व करो कांस्टेंट वैल्यू के लिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट की 0 आती है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ले लिया, बोथ साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो देखिए हमने जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो फाई सी स्क्वायर ये कांस्टेंट आएगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व किया हमने फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी के लिए, तो फाई सी स्क्वायर या मैं ये कहूं फाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास इसका हमने जब डिफरेंशिएशन किया, इसका तो डिफरेंशिएशन 0, तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर u v w ये तो तीनों क्या है, वेरिएबल हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे। तो जब हमने इस ऐसे किया तो हमारे पास क्या बना, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या बना, एफ डैश डी यू प्लस दोनों ये कांस्टेंट, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन एफ डैश वी डी वी दोनों कांस्टेंट, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू एंड ये दोनों कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ गई और इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इस इक्वेशन को थ्रू आउट दोनों साइड क्या किया, डिवाइड कर दिया एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से। जब इसको इधर से डिवाइड करूंगा और इसको इधर से डिवाइड कर दूंगा तो डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसका मतलब इस इक्वेशन को बोथ साइड्स इससे डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड किया तो हमने इसको पूरे को डिवाइड किया, तो हमने इसको इसके नीचे लिख लिया, इसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा। जब इसको इसके नीचे लिखा तो एफ वी एफ डब्ल्यू ये तो कट गया और क्या बचा, एफ डैश डब्ल्यू डी यू अपॉन एफ यू बचा, यही बचा। जब हमने इसको इसके नीचे लिखा तो एफ यहां से एफ यू एंड एफ डब्ल्यू ये तो कट गया और क्या बचा, एफ डैश वी डी वी अपॉन एफ वी ये दोनों बचा। तो यहां से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहां से एफ यू एंड एफ वी ये दोनों तो कट गए और क्या बचा, एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू ये बच गया इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का, यानी कि ये मेरे पास क्या चीज है, कोई फंक्शन है। इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये तो फंक्शन ही तो है हमारे पास ये, और इस फंक्शन को मैं सोल्व किसके लिए कर रहा हूं, फिक्स्ड वैल्यू के लिए। एंड फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी कितनी है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यानी कि ये जो सी स्क्वायर है ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये तो कंडीशन बन गई ना। इस कंडीशन के लिए इस फंक्शन को सोल्व कर रहा हूं। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड से तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2u du। इसका क्या आया आगे, प्लस 2v dv प्लस 2w dw। यहां से मैंने 2 को कॉमन निकाला और कैंसिल आउट कर दिया, और जो ये बचा उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया क्योंकि फंक्शन की राइट हैंड साइड मेरी 0 है। तो ये क्या बच गया, u प्लस डी यू प्लस v प्लस डी वी प्लस w प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों को फंक्शन और कंडीशन दोनों का राइट हैंड साइड अगर 0 है तो अब इनको कैसे सोल्व करें, सोल्व कर ही नहीं सकते। तो हमने मैथ में सर्च करना स्टार्ट किया। मैथ में हमें क्या मिला, एक मेथड मिला। वो मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास फंक्शन है और कंडीशन है तो मैं उस को सोल्व करवा दूंगा। कैसे सोल्व करवाऊंगा, आपको कंडीशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फंक्शन में ऐड कर देना है और उसको सोल्व कर लेना है। तो उस मेथड का क्या नाम था, लाप्लास मेथड। क्या नाम था उस मेथड का, लाप्लास मेथड ऑफ ए अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर था। यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन 2 को हमें इस मेथड लाप्लास मेथड ऑफ ए अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर की हेल्प से क्या करना है, कंबाइंड करना है। और कंबाइंड ऐसे करना है, कंडीशन को मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से और एक फंक्शन के अंदर ऐड कर देना है। तो हमने भी वही किया,
लाप्लास मेथड ऑफ ए अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर की हेल्प से इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन किया। ऐसे किया कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से और ऐड कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा देखिए यहां पे देखिए, जब इसको मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई लैम्डा से किया थ्रू आउट, इधर भी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा ये तो जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा। जब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यू लैम्डा डी यू आएगा, और इसमें ऐड करोगे तो डी यू यहां से और डी यू यहां से कॉमन आ गया, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा, एफ डैश यू अपॉन एफ यू, और यहां प्लस क्या बचा, यू लैम्डा बचा। डी यू को मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। सिमिलरली यहां से क्या आएगा देखिए, डीवी को तो कॉमन ले लिया, डीवी को तो कॉमन ले लिया, और यहां से क्या बचा, एफ डैश वी अपॉन एफ वी, प्लस क्या बच गया यहां से मेरे पास, यहां से वी बचा, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा वी, प्लस आगे चला, यहां से ये प्लस आया, यहां से ये प्लस का सिंबल आया, ये प्लस आ गया। यहां से डीडब्ल्यू को यहां से कॉमन निकाला, डीडब्ल्यू को यहां से कॉमन निकाला, निकल गया बाहर, यहां से तो ये बचा, और यहां से क्या बचा, लैम्डा इंटू डी, लैम्डा इंटू डब्ल्यू बचा, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन एक कंडीशन लेके चले हैं, और वो कंडीशन क्या लेके चले हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर अपना अफेक्ट नहीं डालता है, यानी कि ये जो डी यू डी वी डी डब्ल्यू है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। डी यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डीवी इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डी डब्ल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है यानी कि ये इसके इनके ऊपर अफेक्ट नहीं डालता, ये इन दोनों के ऊपर अफेक्ट नहीं डालता, ये इन दोनों के ऊपर अफेक्ट नहीं डालता, तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी ना, ये तो दोनों इसका मतलब जीरो हो नहीं सकते, तो इनको ही तो जीरो होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस इक्वेशन को जब हमने सेटिस्फाई किया तो हमने इसको जीरो कर दिया, यहां से इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, यानी कि जीरो यहां से इसको पुट किया, यहां पर जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये तो जीरो हो नहीं सकते, इंडिपेंडेंट है, तो इनको जीरो करना पड़ा। अब इन इक्वेशन को हमने सोल्व किया, तो इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये हमारे पास है ना एफ डैश यू अपॉन एफ यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं एक मैं जानता हूं, देखिए डी ओवर डी एक्स, हमारे पास क्या, अगर log x, मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या आता है, 1 ओवर x आता है, हम जानते हैं। ये मैंने x के रिस्पेक्ट में किया। अगर मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसा है d ओवर डी यू एफ यू, ये मेरे पास अब फंक्शन है, तो मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूं, देखिए इसका क्या आएगा 1, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, यानी कि d ओवर डी यू निकालूं, किसका निकालूं, log ऑफ f ऑफ u का। ये क्या बनेगा, log का क्या होगा 1 ओवर f ऑफ u, ये हो जाएगा, और f u का क्या हो जाएगा, f डैश u, यही तो होगा। यानी कि इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, d अपॉन डी यू log f ऑफ u। इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, d अपॉन डी वी log एफ वी। इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, d अपॉन डी डब्ल्यू, यहां से ये क्या आएगा, डी डब्ल्यू अप और log ऑफ एफ डब्ल्यू, ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो यहां से ये लिखने के बाद, और मैंने इनकी ये वाली जो टर्म थी इसको किधर ले लिया, इनको ले लिया है मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इसको मैंने ले लिया है राइट हैंड साइड में, इसको मैंने ले लिया है राइट हैंड साइड में। इसके बाद हमने ये du को इधर से इधर ले लिया, इस dv को इधर से इधर ले लिया, इस dw को इधर से इधर ले लिया, तो हमारे पास ये बन गया, dw इधर आ गया, dv इधर आ गया। इसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया।
अगर डी को इधर नहीं लेता हूं ना, तो मेरे को डी को अगर ये व ऐसे रखता हूं, तो यहाँ पे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यू। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया, देखो इंटीग्रेशन, यहां से इंटीग्रेट करूंगा, ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, यहां से इसको ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, log fu, और इसका लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने यहां पर कहा है। u का क्या बन गया, माइनस, ये माइनस साइन है, u का क्या बन गया, u स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट आएगा। ऐसे ही इसको कर दिया हमने, तो यहां से इसको इंटीग्रेट किया, ऐसे इसको इंटीग्रेट किया, ऐसे इंटीग्रेट किया, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो log ऑफ एफ यू बचा, और इधर क्या आ गया, माइनस लैम्डा अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ऐसे जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ऐसे ही इसको इधर से इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log एफ डब्ल्यू बचेगा। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर इसको करोगे तो माइनस लैम्डा बाई 2 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां पर जब अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में log आता है तो कांस्टेंट हम log की टर्म पे डालते हैं। तो यहां पर मैंने क्या डाला है, ये जो कांस्टेंट डाला है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log है, तो यहां पर भी हमें कांस्टेंट को किसकी फॉर्म में लेना पड़ेगा, log की फॉर्म में लेते हैं हमेशा, ताकि इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाए। तो ये log a ले लिया, इधर log a ले लिया, इधर भी log मैंने क्या ले लिया, a ले लिया। अब मैं log a को किधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो ये माइनस हो गया, यहां पर ये माइनस हो गया, यहां पर ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला log, जैसे मेरे पास log ऑफ एक्स वाई है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। अगर log ऑफ मेरे पास x अपॉन वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई, ये लिख सकते हैं। तो मैंने इसी फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो यहां पर क्या बना, log f ऑफ u अपॉन a इज इक्वल टू दिस, ये एज इट इज आ गया। यहां पर log ऑफ एफ वी अपॉन ए इज इक्वल टू दिस, ये एज इट इज आ गया। यहां पर कंबाइन किया तो log एफ डब्ल्यू अपॉन ए इज इक्वल टू दिस, कंबाइन कर दिया है हमने। तो अब इससे आगे जब हमने सोल्व किया तो देखिए मेरे पास क्या बना यहां से। अब मैं इसको यहां से log को हटा सकता हूं, तो मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, e ले लिया, एक्सपोनेंशियल हटा दिया मैंने log को, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, e की पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से एफ यू अपॉन ए ई रेज टू पावर दिस, यहां पर एफ ऑफ वी अपॉन ए इंटू यहां पर ये e की पावर में चला जाएगा जब हटाएंगे तो इसको। ठीक है, ऐसे ही जब यहां से इसको log को हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, a की पावर में चला जाएगा। तो ये ध्यान देना है, यहां पर ये a की पावर में जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाला, f ऑफ u निकाल लिया, तो ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, a किसके साथ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। f ऑफ v की वैल्यू निकाली, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया यहां से, तो यहां से क्या आ गया, a इंटू दिस आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ यू की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। यहां पर मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक अनदर कांस्टेंट पुट किया, b इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, यहां पर एक सेपरेट में b इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, ध्यान रहे, ताकि यहां से जब मैंने लैम्डा बाई 2 पुट किया तो ये एफ ऑफ यू क्या बन गया, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर, ये बन गया। यहां पर ये क्या बन गया, फंक्शन मेरे पास, यानी कि एफ ऑफ यू की वैल्यू ये आ चुकी है। यहां से पुट करूंगा इस लैम्डा बाई 2 को केवल बी पुट करूंगा तो माइनस बी वी स्क्वायर बन जाएगा, तो एफ ऑफ वी की ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहां पर पुट करूंगा, तो यहां पर पुट करोगे तो फंक्शन की एफ ऑफ डब्ल्यू की ये वैल्यू आ चुकी है।
अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है एफ ऑफ यू, एफ ऑफ वी, एफ ऑफ डब्ल्यू, इनकी वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, कहां पर, जो ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू, वी एंड वी प्लस डी वी, तो कितना बन जाएगा यहां पर पुट करना है मेरे को। अब यहां से मैं इसको आगे हटा दूं, तो यहां पर अगर मैं पुट कर दूं, यहां पर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूं, तो मेरे पास प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, ये डी एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डी एन कम्स आउट टू बी, कितनी बनेगी, देखिए ये वैल्यू यहां पर पुट करूं तो एन, ये वैल्यू एफ ऑफ यू की पुट कर रहा हूं यहां पर, तो ए ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर, ये बन गया। इसके बाद मैं पुट कर रहा हूं एफ ऑफ वी, एफ ऑफ वी की वैल्यू, एफ ऑफ वी की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं ए ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर। इसके बाद मैं पुट कर रहा हूं मल्टीप्लाई एफ ऑफ डब्ल्यू की ये वाली वैल्यू, ए ई की पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से क्या और आगे क्या बन गया, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो ये मेरे पास ए क्यूब बन गया, तो ये डी एन की वैल्यू क्या बन गई यहां से, एन ए क्यूब। इसके पास ये बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर जोड़ेंगे तो बी बी बी, माइनस बी को कॉमन निकाल लेंगे, और यहां से तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा यहां पर, यहां से तो यू स्क्वायर, यहां से प्लस वी स्क्वायर, और यहां से प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो ये हमने क्या निकाल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन यू टू यू प्लस डी यू एंड वी टू वी प्लस डी वी एंड डब्ल्यू टू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू। बी कितने आ गए, ये इतने आ गए, इतने आ गए, और यही तो हमारा एम था, यानी कि हम यही कैलकुलेट करना चाहते थे, लेकिन अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा, जब मैं ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर कर यहां पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो चलिए ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अब हमें ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और ए और बी क्या चीज है, कांस्टेंट हैं। तो इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना होगा, अपने आर्टिकल में क्या कोई कंडीशन है, यानी कि दो कांस्टेंट तो दो ही कंडीशन का होना जरूरी है। तो जब हमने अपने आर्टिकल में देखा तो हमें एक कंडीशन मिली, और वो कंडीशन क्या थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या मान के चले हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ये मान के चले हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट। ये पहली अजम्पशन थी उनकी, और कितने मान के चले थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या हर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n मान के चले थे। तो अब ये एक कंडीशन मिल गई, इस कंडीशन से मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू को दूसरी कंडीशन से स्टडी करेंगे, वो कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो a की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कंडीशंस को इंप्लीमेंट करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट एंड हुज वैल्यू मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू n।
तो यहां पर देखिए हम क्या निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन v टू u से लेकर u प्लस du एंड v टू v प्लस dv एंड w टू w प्लस dw रेंज के अंदर, मतलब एक छोटी सी रेंज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या निकाल चुके हैं। अब मेरे को टोटल रेंज के अंदर निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो हमने इस इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेट किया। किसके लिए किया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकालने के लिए वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इधर से इसको इंटीग्रेट किया, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट, मॉलिक्यूल की जाने की संभावना x में भी है, y में भी है, z में भी है। तो हमें यहां पर अगर पर्टिकुलर x में ही जाने की होती तो हम एक इंटीग्रल का निशान लगाते। अब इसकी संभावनाएं तीनों में जाने की है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा 3 के साथ। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये लिख लिया, और ये जो लिमिट ली है मैंने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्यों ली, देखिए मॉलिक्यूल, अब मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस किस वेलोसिटी के हो सकते हैं, 0 के तो नहीं होंगे। मैं डिस्ट्रीब्यूशन को समझाऊंगा जब बात करूंगा। मतलब मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई रेंज होगी, मतलब कुछ रेंज वेलोसिटी से चलेगा वो, और कहां तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी का मॉलिक्यूल होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, इंफिनिटी होगा। ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गया। मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेगा वॉल के साथ कंटेनर की, तो वो वापस रिटर्न बैक भी तो इस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी। तो यानी कि वेलोसिटी की रेंज क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन स्पीड की रेंज क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी। ये अभी बात करने वाले हैं। वेलोसिटी की तो रेंज क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और स्पीड की क्या रेंज होगी, 0 से इंफिनिटी। तो हमें इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की रेंज में। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हमने पहला इंटीग्रल लिया और u वाला इंटीग्रल ले लिया यहां से, क्योंकि इसको अब हम अलग अलग लिख सकते हैं, बेस सेम है। तो यहां से अगर पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर u स्क्वायर b u स्क्वायर माइनस डॉट e की पावर माइनस b v स्क्वायर डॉट e रेज टू पावर माइनस b w स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो हमने u वाला कंपोनेंट अलग से ले लिया, u वाला हमने u du ये अलग से ले लिया, v का अलग से ले लिया एंड w का अलग से ले लिया। तो अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल जानते हैं, गामा फंक्शन जानते हैं, तो वो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की ये तीनों एक ही इंटीग्रल हैं। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है रूट पाई बाई बी। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी रूट पाई बाई बी, इसकी वैल्यू भी रूट पाई बाई बी, इसकी वैल्यू भी रूट पाई बाई बी आएगी। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो इन तीनों की देखिए वैल्यू मैंने रूट पाई बाई बी लिखा है। जब ये वैल्यू पुट की तो रूट पाई बाई बी, यहां से ये n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा a क्यूब, इसकी वैल्यू रूट पाई बाई बी, इसकी वैल्यू रूट पाई बाई बी, इसकी वैल्यू रूट पाई बाई बी। तो ये पाई बाई बी की कितनी पावर हो गई, 3 तो ये हो गई और आधी आधी ये थी, तो 3/2 हो गई। तो यहां से अब मैंने a क्यूब की वैल्यू को निकाला,
ए क्यूब को निकाला तो ये वाला टर्म 1 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो ये b ऊपर चला गया और पाई नीचे आ गया, पावर 3/2 ही रह गई। ठीक है, अब मैंने यहां से 3 को हटा दिया तो a निकाला, इसकी पूरे की पावर 1/3 कर दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसकी पावर कितनी बच गई 1/2, यानी कि b/पाई का रूट बन गया। किसकी वैल्यू बन गई? ये a की वैल्यू बन गई। तो हमने प्यारे बच्चों a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, a कम्स आउट टू बी √b/पाई। और मैंने इसको यहां पर लिख लिया है क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू यहां पर इसमें पुट करनी है। तो मैं क्या बनाऊंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम वेलोसिटी लाइंग बिटवीन इन दिस रेंज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो चलिए b की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरे कांस्टेंट यानी b की वैल्यू को। और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर एक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। जब हमने उस कंडीशन को खोजा तो हमें क्या मिली, हम अपने आर्टिकल में सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। किसके ऊपर? कंटेनर की वॉल के ऊपर। यानी कि हम क्या कैलकुलेट कर लें, ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इस गैस के मॉलिक्यूल एक वॉल के ऊपर इस कंटेनर की कितना टोटल प्रेशर लगा रहे हैं, अगर हम ये निकाल लें तो हमें क्या दूसरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमने टोटल प्रेशर निकाला तो हमें दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। तो यानी कि b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूल के द्वारा कंटेनर की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। यानी कि मैं सिर्फ एक वॉल के ऊपर निकालूंगा, इस वॉल के ऊपर निकालना चाहता हूं तो मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा केवल वो एक डायरेक्शन में होगा। यानी कि प्रेशर केवल एक डायरेक्शन में मिलेगा हमें। अब मैं तीनों डायरेक्शन में नहीं लेके निकालूंगा। यानी कि अब मैं मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कहां पर लूंगा, u से लेकर u प्लस du रेंज के अंदर लूंगा। और प्रेशर सिर्फ एक वॉल पे निकाल रहा हूं, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए जो मैं इंटीग्रेट करूंगा वो किस लिमिट में इंटीग्रेट करूंगा, 0 से लेकर इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, मतलब 0 से लेकर कितना प्रेशर बढ़ सकता है। -∞ नहीं रेंज आएगी यहां पर, या समझने की कोशिश करना। इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, लगना स्टार्ट होगा, लगना स्टार्ट होगा, 0 से लगना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कितना लग सकता है हमें ये निकालना है। और केवल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज के मॉलिक्यूल को लेकर निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करें प्रेशर को। प्रेशर बाय डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने यहां पर पुट किया, ए को क्या पुट किया, d/dt इंटू वी, तो m को हमने अंदर ले लिया। तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp/dt इंटू ए। dp ऊपर लिख लिया मैंने, एरिया को पहले लिखा, dt को मैंने टाइम लिख दिया। तो मेरे पास देखो प्रेशर बना क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यही तो बना है। तो मैं प्रेशर को क्या लिखना चाहता हूं अपने आर्टिकल के अंदर, इस वॉल के ऊपर एक मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया यूनिट एरिया इस वॉल के ऊपर 1 सेकंड के अंदर। मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, ये जब जाकर इस वॉल के एक यूनिट एरिया के ऊपर ही तो स्ट्राइक करेगा और 1 सेकंड में कितना प्रेशर लगा रहा है हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका देखिए, इस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम कितना है,
इनिशियल मोमेंटम mu है, और यहां से जब इस बॉल के एक यूनिट एरिया के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, -mu, क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो सकती है मैग्नीट्यूड के अंदर। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना बन गया, mu। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया इस मॉलिक्यूल के, अगर मैं उसको निकालूं तो फाइनल माइनस इनिशियल -mu, टोटल कितना बना, -2mu। यानी मैग्नीट्यूड में कितना बना, मैग्नीट्यूड में केवल आया, हमारे क्वांटिटी वाइज कह रहा हूं मैग्नीट्यूड में, क्योंकि वॉल के ऊपर मोमेंटम क्वांटिटी में लग रहा है। अगर मेरे को कोई थप्पड़ मार रहा है, आगे से भी मार रहा है पीछे से भी मार रहा है, तो थप्पड़ तो मेरे मुंह पे लग रहा है, क्वांटिटी में तो 2 थप्पड़ लग रहे हैं ना। तो ये यानी कि मैग्नीट्यूड में कितना आया, 2mu, नंबर में इतना आया, यानी कि इस वॉल के ऊपर चेंज इन मोमेंटम इतना आया। तो प्रेशर को हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम suffered by the molecule striking per unit area of the wall of container in 1 second। यानी कि मॉलिक्यूल ने कितने मोमेंट चेंज इन मोमेंटम को सफर्ड किया, 2mu चेंज इन मोमेंटम को सफर्ड किया जब उसने एक यूनिट एरिया पर इस वॉल के 1 सेकंड में स्ट्राइक करने से। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर इन 1 सेकेंड। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल कितने मोमेंटम का चेंज सफर्ड करेगा, 1 सेकेंड के अंदर एक यूनिट एरिया ऑफ द वॉल के ऊपर स्ट्राइक करने से, 2mu। तो प्रेशर क्या बन गया, 2mu पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, इस वेलोसिटी रेंज के अंदर, कम छोटी सी वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाएंगे 1 सेकंड के अंदर इस वॉल के ऊपर। तो हम क्या कर देंगे, एक मॉलिक्यूल के वाले प्रेशर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dn से। लेकिन ये वाला प्रेशर प्यारे बच्चों क्या है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और मेरा dn क्या चीज है, पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी कि इसकी डायमेंशन अगर मैं देखता हूं तो ये तो वॉल्यूम है, और ये किस में है, 1/area इंटू टाइम ये है। तो इसको यानी कि डायमेंशन वाइज मेरे को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, देखिए, यानी कि ये इसकी डायमेंशन क्या है, 1/मीटर क्यूब है, और मैं इसको लिखना किस में चाह रहा हूं, इसको इसमें लिखना चाह रहा हूं, 1/मीटर स्क्वायर, एरिया के मीटर इंटू टाइम, टाइम की सेकंड होती है, इसमें लिखना चाह रहा हूं। तो ये कब बन सकता है, जब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मीटर/सेकंड से। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इस dn को मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी से u से, तो डायमेंशनली ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेलोसिटी रेंज u से लेकर u प्लस du पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब ये बन जाएगा, अब ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो अब मैं इस dn प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू dn मॉलिक्यूल का निकाल सकता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यही तो निकाला है, प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू dn मॉलिक्यूल सबसे पहले, लेकिन यहां पर इस dn को मल्टीप्लाई कब करूंगा, जब डायमेंशनली दोनों क्या हो जाएंगे, p और dn करेक्ट हो जाएंगे।
और पी डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, ये dn की जो ये वैल्यू थी इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं dn की वैल्यू केवल क्या ले रहा हूं, एक वेलोसिटी रेंज के अंदर। तो उस यहां से मैं ना तो v लूंगा ना w लूंगा, मैं केवल u लूंगा। तो यहां पर a की वैल्यू, क्योंकि f ऑफ u की वैल्यू तो कितनी आई थी आपको पता है, a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर, यही तो आई थी। तो मेरे को यहां पर ये क्या लेना पड़ेगा, dn की वैल्यू यहां पर n a क्यूब की बजाय a लेना पड़ेगा, और ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर इंटू डी यू। ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन u से लेकर u प्लस डी यू रेंज के अंदर विद इन दैट वॉल्यूम एलिमेंट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो इसको मैंने क्या कर दिया, u से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से डायमेंशनली मैंने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, dp के साथ, ये मैंने कर दिया dp के साथ। तो dp हमारे p की वैल्यू क्या आई थी, 2mu पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी कि 2mu को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको के साथ, udn के साथ। कर दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम सफर्ड बाय द dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, u से ये u स्क्वायर हो गया। तो मैंने इस dn की वैल्यू को यहां से उठाया और यहां से ये वैल्यू को उठाऊंगा और इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा। यहां से उठा लो, या तो dn की तो यही है, dn की तो ये वैल्यू है, ये मैंने डायमेंशनली करेक्ट करके बताया था। तो dn की वैल्यू ये वाली उठाऊंगा मैं यहां से और यहां पर पुट कर दूंगा, यानी कि ये यहां पर n और आएगा, n इंटू ए क्यूब ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू। यहां से क्या बन जाएगा, देखें dn n a ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू, ये बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी है, 2mn u स्क्वायर 2mn u स्क्वायर यहां तक। इसके बाद a, ये वाला a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू। तो ये वैल्यू बन गई। तो देखिए 2m इंटू यू स्क्वायर इंटू एन ए बी यू स्क्वायर माइनस डी यू। तो ये बन गई। टोटल प्रेशर ऑन द वॉल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और मैंने बता चुका हूं इंटीग्रेट किस लिमिट में करेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी की लिमिट में। तो इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये फिर एक गामा फंक्शन बन गया हमारे पास, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/4 रूट पाई बाई बी क्यूब। जब हमने ये वैल्यू यहां पर पुट की, तो यहां पर ये पुट की हमने वैल्यू, तो क्या बचा देखिए, यहां से इस a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये रिटर्न बैक पुट कर दी इनटू दिस। तो यहां से जब इसको हमने काटा, देखिए 2 से तो ये 2 कटा, 2 बच गया यहाँ पे, ये पाई से पाई कट गया और एक b से b स्क्वायर बचेगा, तो ये b का स्क्वायर का अंडरूट बच जाएगा, तो b बच जाएगा खाली। तो हमारे पास क्या बच गया, mn/2b बच गया। अब हम क्या जानते हैं, हमने क्या यूज किया, परफेक्ट गैस इक्वेशन को यूज किया, एक आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया, जो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NKT। और मैंने इस इक्वेशन को किस कंडीशन पर यूज करना है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यूज करना है, यानी कि फॉर यूनिट वॉल्यूम के लिए यूज करना है, यानी कि V की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम V की वैल्यू कितनी बन गई, 1। तो V की वैल्यू 1 पुट की यहां पर, तो ये कंडीशन मेरे पास ये बन गई। तो ये P की वैल्यू उठाकर मैंने यहां पर पुट कर दी, तो mn/2b इज इक्वल टू क्या बन गया, NKT बन गया। यहां से मैंने किस n से इस n को काट दिया, तो m/2b इंटू KT बचा।
यहां से अब b की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। b की वैल्यू को जब कैलकुलेट किया तो यहां से क्या वैल्यू आने वाली है, देखिए b की वैल्यू यहां पे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, kt नीचे आ जाएगा, तो b को इधर लेके जाऊंगा, kt नीचे आएगा, तो m/2kt आ गया। अब इस b की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया इस इक्वेशन में यहां पर, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, √π/b था a की वैल्यू, तो यहां पर पुट किया तो b की वैल्यू यहां पर पुट किया तो m/2π/kt बन गया। यानी कि b की वैल्यू मेरे पास प्यारे बच्चों क्या बन गया, a की तो वैल्यू मेरे पास बन गई, दैट इज इक्वल टू टोटल बन गई हमारे पास m/2πkt, और b की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास दैट इक्वल टू m/2kt। b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, m/2kt आ गई। अब ये a और b की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फाइनली हमने जो ये a और b की वैल्यू कैलकुलेट की है, इन वैल्यूज को कहां पुट कर देंगे, a की वैल्यू को तो यहां पर पुट कर देंगे और b की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u to u plus du, v to v plus dv एंड w to w plus dw रेंज के अंदर, जो क्या बन जाएगा, dn इज इक्वल टू n। a की वैल्यू को जब हमने यहां पर पुट किया तो m/2πkt की पावर 1/2 और ये 3 था तो ये क्या बन जाएगा 3/2 इंटू a की पावर माइनस b की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी m/2kt, तो ये क्या बन गया आगे एज इट इज u² प्लस v² प्लस w² इंटू क्या आ गया du dv dw। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन इन दिस रेंज। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी, केवल एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी जिसकी वेलोसिटी लाइंग बिटवीन इन दिस रेंज, कैसे निकाल लेंगे, देखिए मैं इस dn को किस से डिवाइड कर दूं, n से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी जो हमने लिखा था पहले, अगर मैं इस dn को n से डिवाइड कर दूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन u to u plus du एंड v to v plus dv and w to w plus dw is, तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई एक मॉलिक्यूल की, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो बाकी क्या बची, दैट इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये बचा है। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगले आर्टिकल में मैं आपको यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो हमें सारा कंक्लूजन बताने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन इन दिस रेंज का पता होना बहुत जरूरी है। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी लाइंग बिटवीन इन दिस वेलोसिटी रेंज, इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या निकाल देंगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कैलकुलेट कर देंगे।